हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लेकर आए हैं और ये मॉड्यूल 7 है। इससे पहले हम 6 मॉड्यूल करवा चुके हैं। पहला मॉड्यूल था तुम्हारा अंग्रेजी साक्षरता, यानी अंग्रेजी साक्षरता से संबंधित तुम्हारा मॉड्यूल था। दूसरा चैप्टर था वो था आईटी लिटरेसी था। तीसरा जो मॉड्यूल था यानी चैप्टर था वो था संचार कौशल। चौथा था वो था उद्यमिता कौशल। और जो पांचवा था उसका नाम था उत्पादकता। ठीक, उत्पादकता। और जो छठा था उसका नाम था पेशागत सुरक्षा। ये हम 6 मॉड्यूल अब तक की करवा चुके हैं। ये आज का हमारा 7वां मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का नाम क्या है? इसका नाम है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, यानी श्रम कल्याण कानून। ठीक, ये श्रम कल्याण कानून ये 7वां मॉड्यूल है। ठीक, अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लगभग 2 या 1 मॉड्यूल बचा हुआ है। ठीक, और भी देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हल्के में मत लेना भैया, ठीक ना, क्योंकि इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इससे टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कितने अंक के होते हैं? 25 अंक के होते हैं, यानी 50 अंक के होते हैं, जिसमें से 17 नंबर लाना आवश्यक है। ठीक, अगर 17 नंबर से कम आए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में तब आप फेल हो जाएंगे आईटीआई। ठीक है, तुमको तो आईटीआई फेल नहीं होना, तुमको तो आईटीआई पास होना है। तो चलिए पढ़ते रहिए। ठीक, जितने भी मॉड्यूल दिए गए हैं आप लोग उस वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि कारखाना अधिनियम 1948। देखो यहाँ लिखा ही कारखाना अधिनियम 1948 है। अभी तुमसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि भैया कारखाना अधिनियम कब आया था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले आया था, तब हम सिंपल से बता देंगे कब आया था, 1948 में। ठीक, ये देखो लिखा कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। कैंटीन यानी वो स्थान जहाँ पर हम खाने पीने की चीज़ें कारखाने में उपलब्ध होती हैं। ठीक, कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए यदि श्रमिक से अधिक, यानी कितने श्रमिक होने चाहिए कम से कम। या मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगी है, उसमें कितने श्रमिक कम से कम होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा श्रमिक होंगे तब वहाँ एक क्या होगी, कैंटीन की व्यवस्था होगी ही होगी। तो कितने श्रमिक होने चाहिए अधिकतम कैंटीन के लिए? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 100, ऑप्शन सेकंड कहता है 250, ऑप्शन थर्ड कहता है 500, ऑप्शन फोर्थ कहता है 1000। तो कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार अगर कोई कारखाना खुला हुआ है और उसमें 250 आदमी से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक, तो उस कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था होनी ही चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? कारखाना नियम 1948 के अनुसार कैंटीन की व्यवस्था कब होगी? जब कारखाने में कितने व्यक्ति काम करेंगे? कम से कम 250 व्यक्ति कम से कम काम करेंगे। ठीक ना, तब वहाँ क्या होगी, कैंटीन की व्यवस्था होगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फैक्ट्री एक्ट यानी वही कारखाना अधिनियम। अभी पूछा कारखाना अधिनियम कब आया था? 1948 में। ठीक, तो ये कहता है फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं के काम करने के समय पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध का मतलब मनाही है या रोक है कि महिलाएं इतने समय से लेकर इतने समय तक काम नहीं कर सकती हैं किसी भी कारखाने में। वो काम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो सुरक्षा कारणों से। ठीक, क्योंकि महिलाएं रात में घर से बाहर नहीं निकलेंगी या फिर सुरक्षित कम महसूस होंगी, इसलिए एक समय निर्धारित किया गया है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक महिलाएं काम नहीं करेंगी। दिन के टाइम ही महिलाएं काम करेंगी, रात के टाइम महिलाएं फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगी। ये इसलिए होता है ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके, सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके। ठीक ना, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत महिलाओं के काम करने के समय पर प्रतिबंध है, यानी कितने से कितने बजे तक के काम नहीं कर सकती वे। ऑप्शन फर्स्ट है सुबह 5 बजे से पहले और शाम
7 बजे के बाद, यानी ये कह रहा है सुबह 5 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद वो काम नहीं कर सकती। नहीं भाई, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हुआ सुबह 5 बजे से पहले, यानी रात को, बोला रात को नहीं, रात को प्रतिबंध। ठीक, ऑप्शन सेकंड कहता है सुबह 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद, यानी सुबह 6 बजे से पहले और 7 बजे के शाम 7 बजे के बाद वो काम नहीं कर सकती। ऑप्शन थर्ड है सुबह 6 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकती, और सुबह 7 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुबह 6 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद काम नहीं कर सकती। तो वे काम कब कर सकती हैं? सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। ठीक ना, इतने बीच हुए महिलाएं किसमें? फैक्ट्री एक्ट के तहत कारखानों में काम कर सकती हैं। ठीक, ये फैक्ट्री एक्ट के तहत हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं को लिखा होगा कि महिलाएं कितने बजे से लेकर कितने बजे तक काम कर सकती हैं। जब ये आएगा क्वेश्चन तो फैक्ट्री एक्ट लिखा होगा। तब मुझे जो स्पेशल कानून बना था 1948 में, ठीक ना, फैक्ट्री एक्ट, उसी के अनुसार बात करनी होगी। तो उसके अनुसार महिलाएं सुबह 6 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद काम नहीं कर सकती। इसका मतलब वो रात को काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षा कारणों से ऐसा नियम बनाया गया है। ठीक ना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कारखाना अधिनियम। देखो भैया, इस टॉपिक में ये जो मॉड्यूल 7 है ना, इसमें कारखाना ही अधिनियम है, क्योंकि ये श्रमिक कानून से संबंधित चैप्टर है। ठीक ना, कहता है कारखाना अधिनियम। अभी बताइए कारखाना अधिनियम कब आया था? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में क्या जवाब देना? कारखाना अधिनियम कब आया था? तुरंत जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, अभी तुरंत बताया है। कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी कारखाना अधिनियम आया था जिसमें ये बताया गया था कि महिलाएं कब से लेकर कब तक काम कर सकती हैं, और ये बताया गया था कि कोई व्यक्ति कितने घंटे तक काम कर सकता है। घंटों को सुनिश्चित कर दिया गया था, कितने घंटे तक काम कर सकता है, यानी घंटों को निर्धारित कर दिया गया था कि उससे ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा और उससे कम भी नहीं। ठीक, तो घंटे निर्धारित कर दिए गए थे। तो इसमें बताया था एक सप्ताह के अंदर कितने अधिक घंटे काम नहीं कर सकता है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 60 घंटे, ऑप्शन सेकंड 50 घंटे, ऑप्शन थर्ड 48 घंटे, ऑप्शन फोर्थ 40 घंटे। तो जो कारखाना अधिनियम आया था इसमें ये बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति सप्ताह में, यानी सप्ताह का मतलब 7 दिन के अंदर, सप्ताह में कितने? 48 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। ठीक, सप्ताह में 48 घंटे, इसका मतलब एक दिन में कितने घंटे बताइए जरा? अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में 48 घंटे काम करता है तो एक दिन में कितने घंटे उसे काम करना पड़ेगा? ठीक, इसका जवाब तुमको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? ये कह रहा था कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों को साप्ताहिक रूप से कितने घंटे से अधिक काम नहीं करना है। तो ये 48 घंटे, ये सप्ताह की बात कर रहा है। तो तुमको बताना है कि एक दिन में वो कितने घंटे काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आईएलओ का विस्तार। आईएलओ का विस्तार क्या है? नहीं, इसका क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है। ठीक ना, चलिए आईएलओ का विस्तार देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन कहता है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन कहता है इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, और फोर्थ ऑप्शन कहता है इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। ठीक, तो जो आईएलओ है ना बेटा, आईएलओ इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यानी आईएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भैया? हिंदी में भी देख लो आईएलओ को। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक, इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? इसकी स्थापना नोट कर लो, 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, इसका हेडक्वार्टर, यानी जिसको बोलते हैं मुख्यालय,
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। ये जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एक देश है, ठीक ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। तो ILO का फुल फॉर्म बता दिया, क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम देख लो थोड़ा सा, कभी कभी इसका काम भी पूछ लेता है इस चैप्टर से संबंधित। काम इसका है, इसका काम ये है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO है, ये काम करने वाले लोगों के श्रम मानकों को निर्धारित करना, मानकों को निर्धारित करना और श्रम नीतियां बनाना, श्रम नीतियां बनाना, ताकि व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रूप से काम कर सकें। और किसी उत्पादन कार्य में, किसी उत्पादन यानी कोई फैक्ट्री में किसी उत्पादन कार्य में महिलाओं और पुरुषों की भूमिका को बढ़ावा देना, ताकि वे अधिक से अधिक रोजगार कर सकें। वो भी कैसा रोजगार? सुरक्षित रूप से या सुरक्षित या संरक्षित रूप से रोजगार का काम कर सकें, ठीक। तो ILO का मुख्य काम क्या है? श्रम कानूनों को निर्धारित करना, श्रम नीतियां बनाना और उत्पादन कार्यों में महिलाओं तथा पुरुषों को अवसर प्रदान करना, यानी उनको बढ़ावा देना, ठीक। तो ILO संबंधित मैंने क्या बता दिया? इसका फुल फॉर्म बता दिया, इसकी स्थापना बता दी, इसका हेडक्वार्टर फुल फॉर्म बताया क्या था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, ठीक। इसका काम भी बता दिया। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि EPF अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन में कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 8.50%, ऑप्शन सेकंड 9%, ऑप्शन थर्ड 12%, ऑप्शन फोर्थ 12.50%। तो जो EPFO है ना, EPF एक्ट है, ठीक, इसके अनुसार कोई व्यक्ति का जो मूल वेतन होगा उसका कितना % योगदान होगा? कम से कम 12% योगदान होगा, ताकि व्यक्ति को बाद में वही चीज़ें रिटर्न की जा सकते, वापस की जा सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति की सैलरी 15,000 है, ठीक ना, तो इसका 12% क्या होगा? 12% जो सैलरी कट जाएगी और ये कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी EPFO फंड में, ठीक ना, और गवर्नमेंट भी देगी, और कुल मिलाकर जब वो व्यक्ति बाद में चाहेगा तो वही सैलरी वापस निकलवा सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है? यानी कहता है कि मजदूरी में क्या क्या शामिल है, किसके? भुगतान राशि अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन फर्स्ट है महंगाई भत्ता, ऑप्शन सेकंड कोई भी यात्रा भत्ता। देखो कोई भी यात्रा भत्ता नहीं मिलता है। ऐसे समझो तुम कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो क्या कहीं बाहर जाओगे, मार्केट जाओगे, कहीं घूमने जाओगे तो क्या कंपनी उसका भी तुमको वेतन देगा? नहीं, उसका तो वेतन बिल्कुल नहीं देगा। ऑप्शन थर्ड ओवर टाइम के संबंध में दे कोई पारिश्रमिक, ओवर के संबंध में दे कोई पारिश्रमिक क्या मजदूरी में शामिल होता है? नहीं भाई, ये मजदूरी में शामिल नहीं होता, ये ओवर टाइम के लिए अलग से दिया जाता है, ठीक। किसी भी पुरस्कार के तहत दे कोई पारिश्रमिक, यानी कोई भी पुरस्कार देश के साथ जो भी आपको पुरस्कार मिलेगा, क्या वो आपकी मजदूरी में शामिल होगा? नहीं, ये भी मजदूरी में शामिल नहीं होगा। तो मजदूरी में शामिल क्या होगा? महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता का मतलब होता है कि मान लीजिए आज तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक। 2 साल के बाद क्या हो गए? आपके पैसे बढ़कर 55,000 रुपये हैं। तो ये जो 5,000 रुपये हैं ना, ये महंगाई के कारण बढ़े हुए हैं, क्योंकि चीज़ें 5 साल में सब कुछ महंगी हो जाएंगी ना, इसलिए तुम्हारी महंगाई भत्ता के रूप में 5,000 रुपये बढ़ा दिए गए, ठीक। समझ में आया कि नहीं? मजदूरी में क्या शामिल होता है? महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता महंगाई के कारण सैलरी बढ़ जाती है। ऐसे समझिए जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तब क्या करती है? टाइम होता है, जैसे तो मैंने बताया कि 50,000 तुमको आज मिल रहे थे, 2 साल के बाद 55 मिलेंगे, तो ये जो 5 मिले ये महंगाई के कारण, क्योंकि सभी चीज़ें धीरे धीरे महंगी होती हैं, इसलिए आपकी सैलरी भी बढ़ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है?
कौन सा कारक जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी सुरक्षा तो है ही भैया, क्योंकि सुरक्षा नहीं करेंगे तो कैसे हम सुरक्षित रहेंगे। व्यावसायिक सुरक्षा में सुरक्षा प्रथम कारक होता है। सेकंड स्वास्थ्य भी होता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। कल्याण भी होता है, वेलफेयर होता है। वेलफेयर का मतलब होता है कोई नियम ऐसे बनाएंगे जो लोगों को क्या कर सके, लाभ दे सके। नियम कठोर नहीं हो, नियम कैसे हों, लचीले व आसान हो, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, अधिक से अधिक कंपनी में व्यक्ति काम करेंगे। जब कहीं कठोर नियम हो जाते हैं तब व्यक्ति काम करना वहाँ पसंद नहीं करते। जैसे तुम्हारे साथ है, जैसे तुम्हारे साथ कोई टीचर है, गुरुजी हैं, ठीक, कोई गुरुजी हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा कठोर हैं, ठीक, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा डांटते रहते, मारते रहते, तो क्या तुम उनके साथ पढ़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहोगे, ठीक। क्वेश्चन कह रहा था कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो ये सुरक्षा तो है ही, स्वास्थ्य भी है, कल्याण भी है। वेतन संबंधित नहीं है, किससे? सुरक्षा से और स्वास्थ्य से संबंधित वेतन नहीं है, ठीक, क्योंकि वेतन से सुरक्षा से क्या लेना देना, ठीक। तो ये वेतन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक हैं? यानी वायु प्रदूषक कौन है जो वायु को प्रदूषित करते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं, यानी वायु को गंदा करते हैं, उन्हें बोला जाता है वायु प्रदूषक, ठीक। कहता है कौन सा वायु प्रदूषक है? ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या वायु प्रदूषक है? नहीं भाई, ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन सेकंड नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन वायु प्रदूषक है? नहीं, नाइट्रोजन भी वायु प्रदूषक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायु प्रदूषण होता? नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ भाई, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यानी इसका रासायनिक फार्मूला ये होता है CO, ठीक। जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये प्रदूषक के रूप में होती है, ठीक। यहाँ इसको समझ लीजिए, इससे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO होता है, ठीक। और ये क्या करती है, ये जब कोई, ये जानते हो कहाँ से निकलती? ये जो आंशिक जले हुए धुएं से निकलती है। जैसे देखते ना कुछ मोटरसाइकिल कार होती हैं जिसमें पूरी तरह से जो है ईंधन जल नहीं पाता है और सफ़ेद का धुआं निकलता रहता है, ठीक। इसको बोला जाता है आंशिक दहन, यानी आंशिक दहन के कारण ये निकलती है, ठीक। तो इसका फार्मूला CO इसका फार्मूला, ये आंशिक दहन के कारण होता है, ठीक ना। और इसका नुकसान ये होता है कि ये ब्लड यानी खून में क्या होता है, खून में मिल जाती है, और खून में जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को कम कर देती है। हमारा खून के काम क्या होता है? खून का काम ये होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करना या सप्लाई देना, ठीक। तो ये क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे खून में मिल जाती है और ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ना पूरे बॉडी के पार्ट में, ठीक, उसकी क्षमता को कम कर देती है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जब हमारे पूरे शरीर में ब्लड नहीं पहुंच पाता है अंगों में, ठीक ना, तब हमें थकान महसूस होती है, भ्रम जैसी स्थिति होती है और चक्कर आने लगते हैं, ठीक। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये होते हैं। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिक्स हो जाती है, यानी मिल जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन सही से नहीं हो पाता है। इसलिए हमें भ्रम होने लगते हैं या चक्कर आने लगते हैं या फिर थकान महसूस होने लगती है। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अधिनियम कि कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? यानी पूछ रहा कौन सी योजना के तहत श्रमिकों को, श्रमिक मतलब जो काम करते हैं, कामगार होते हैं, ठीक ना, उनके स्वास्थ्य बीमा की बीमा प्रदान करती है। देखो यहाँ देखो क्वेश्चन में देख लो, स्वास्थ्य बीमा तो देखो कहीं भी मिल रहा है। ऑप्शन चलते कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाए। कारखाना अधिनियम कब आया था? अभी तुरंत बताइए जरा, 1948 में, ठीक। और वृक्षारोपण श्रम अधिनियम नहीं, इससे भी नहीं होता बीमा। और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम नहीं, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम से भी बीमा नहीं होता। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, हाँ भाई, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत किसी भी
खाने में कार्य करने वाले श्रमिकों को बीमा करवाया जाता है, यानी बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। किसके अधिनियम के तहत? कर्मचारी राज्य कार्य बीमा अधिनियम के तहत। ठीक, तो ये रहे आज के मॉड्यूल कौन सा था? मॉड्यूल 7 की 9 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी जरूरी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम ये जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं 25 में से 25 तुम्हारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछे ही जाते हैं, 25 में से कम 15 क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पहले पूछे जा चुके होते हैं। ठीक, 10 ही क्वेश्चन नए क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इसलिए जो भी हम पढ़ाएं उसको बहुत ध्यान से पढ़ते रहना। ठीक, तभी तुम्हारे 25 में से कम कितने क्वेश्चन आने चाहिए? कम से कम 10 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक, 25 में से। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। और ये बताइए वीडियो कैसा लगा? वीडियो कैसा लगा? इसमें से तुम्हारे 9 में से कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए? ठीक, और तुमको होमवर्क में काम देते हैं ILO का फुल नेम क्या है? फुल फॉर्म बताना है। कमेंट बॉक्स में ILO का फुल फॉर्म तुरंत बताइए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी बताइए। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक, तो ये देखो भाई, अगर तुमने देख लिया हो, ठीक ना, ये मॉड्यूल 7वां, तब तो ठीक है। इससे पहले वाले देख लिया हो तब तो ठीक। अगर नहीं देखा होगा, ठीक ना, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे और आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, वही अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, डाउट वाला है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और हाँ, हमने व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया है। ठीक ना, व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है। ठीक, उसकी लिंक हम डाल देंगे, आप लोग व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। उसमें क्या होगा? व्हाट्सएप चैनल में ये होगा कि आपको हम डेली का डेली अपडेट देंगे, ITI से संबंधित डेली के डेली अपडेट देंगे। अपडेट का मतलब उस ITI में क्या हो रहा है, कैसे टॉपिक पूछे जा रहे हैं, वो हो सकता है डेली 1-2 क्वेश्चन उसमें डाल दें। आप लोग उसी व्हाट्सएप चैनल में आप लोग कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो देखो व्हाट्सएप चैनल के हम लिंक अभी इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद।